संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से सारे देश का संचालन किया जाता है। भारत में समूची शासन व्यवस्था का संचालन भारतीय संविधान के द्वारा होता है। इस संविधान का निर्माण पूर्णतः सुनियोजित प्रक्रिया के तहत एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन किया प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए गए। 296 सदस्यों की संविधान सभा में कांग्रेस के 205, मुस्लिम लीग के 73 और 18 स्वतंत्र उम्मीदवार थे। परंतु यह उल्लेखनीय है कि मुसलमानों के लिए सुरक्षित 79 स्थानों में से कांग्रेस को केवल 3 स्थान प्राप्त हुए थे। इस तरह मुस्लिम लीग की दृष्टि में कांग्रेस एक हिंदुओं का संगठन और सांप्रदायिक संस्था थी। निसंदेह कांग्रेस को स्वतंत्र सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त था। संविधान सभा में देश के लगभग सभी प्रसिद्ध नेताओं और कानूनी विद्वानों का समावेश था। सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य कृपलानी, एच.वी. कामत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ही मस्तिष्क संविधान सभा की शोभा थे। कुंजरू भी थे और सरोजिनी नायडू भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। विद्वानों की यह सभा भारत का संविधान बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। श्री सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किंतु 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को त्याग, तपस्या और सादगी के प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखित संविधान सभा का सर्वानुमति से अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में कभी नहीं आए, परंतु दूसरी ओर अप्रैल 1947 तक कई देशी रियासतों ने भी संविधान सभा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त कर दिया था तथा इसके लिए अपने प्रतिनिधि भी भेज दिए थे। केवल कश्मीर और हैदराबाद इसके अपवाद थे। संविधान सभा में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के संबंध में एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। प्रस्ताव रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह संविधान सभा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है और भारत की शासन व्यवस्था के लिए एक संविधान के निर्माण का आरंभ करती है। ऐसे में जबकि भारत स्वतंत्र नहीं था, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कदम था। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा घोषित किए गए थे, जो इस प्रकार थे। भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा और उसके संविधान का निर्माण करेगा। भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत विविध राज्यों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। भारत के सभी निवासियों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पद, अवसर एवं कानून की समानता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति व विश्वास आदि की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों व कबायली जातियों के हितों की रक्षा समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारत के राज्य क्षेत्र की अखंडता को स्थिर रखा जाएगा, जिससे कि यह प्राचीन देश विश्वास में अपना उचित और सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करे तथा विश्व शांति को प्रोत्साहन व मनुष्य मात्र के कल्याण में अपना पूर्ण योगदान, स्वेच्छापूर्ण योग दे सके। संविधान सभा ने अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कई समितियों और उप समितियों का गठन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति का कार्य था संविधान को लिखित रूप से संविधान सभा के सम्मुख करना। अथक परिश्रम, गंभीर चिंतन और लंबे वाद विवाद के पश्चात मार्च 1948 तक संविधान का प्रारूप तैयार होकर प्रस्तुत हो गया। यह प्रारूप जब संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो सदस्यों ने इसका अधिक उत्साह दिखाया कि 7,653 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2,473 पर विचार हुआ। संविधान सभा में प्रस्तावित संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन 5 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 5 दिन तक चला। द्वितीय वाचन अधिक समय तक चला। यह 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 14 नवंबर 1949 को अंतिम तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर को वह समाप्त हो गया। इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए और संविधान स्वीकृत हो गया। 26 जनवरी 1950 से भारत का नया संविधान लागू हो गया। इसके निर्माण में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का अथक परिश्रम लगा। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान निर्माताओं के सम्मुख सबसे जटिल समस्या संविधान निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की थी। इसके लिए सभा ने विशेष प्रक्रियाओं व प्रमुख विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया। इनकी संक्षेप में जानकारी यह है। प्रक्रिया संबंधी समिति। पहली, प्रक्रिया के नियम समिति। दूसरी,
वित्त व कार्मिक समिति, तीसरी अधिकार समिति, चौथी सभा समिति, पांचवी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभाव की समीक्षा संबंधी समिति और अन्य प्रमुख संबंधी समिति है। पहली रियासतों से समझौता वार्ता समिति, दूसरी सलाहकार समिति, तीसरी संघीय शक्तियों की समिति, चौथी प्रांतीय संविधान समिति, पांचवी प्रारूप समिति और छठी सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति और वित्तीय उपबंधों की विशेषज्ञ समिति। प्रारूप समिति, इन सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा वह अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर तथा डी पी खेतान आदि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से संविधान के अनुच्छेदों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया, अतः उन्हें संविधान के जनक के रूप में स्मरण किया जाता है। यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा व प्रारूप कार्य में केवल औपचारिक केंद्र थे, वास्तविक कार्य तो कांग्रेस के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे कांग्रेसी वर्गतंत्र कहा। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया तथा नवंबर 1948 में उस प्रारूप पर विचार करना प्रारंभ किया। वाद विवाद लगभग 1 वर्ष तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना और सभा के 308 सदस्यों ने भारत की संविधान की अलंकृत प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 से नया संविधान लागू हो गया। इस प्रकार भारतीय संविधान भारतीय नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक सूझबूझ, आदर्शवाद, व्यवहारिक अनुभव, देशभक्ति और विश्व कल्याण का जीता जागता प्रमाण है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है। भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। इस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने बाद में एक समिति का गठन किया और इसे लिखित रूप में संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी समिति का नाम प्रारूप समिति था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति ने लगातार 3 वर्ष तक परिश्रम करके देश के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए और यही संविधान हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसकी विशेषताओं में देखें तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है। संविधान की अन्य विशेषताओं का वर्णन करने से पहले उसकी प्रस्तावना का वर्णन करना आवश्यक है। इस प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों एवं सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह प्रस्तावना गरिमापूर्ण है, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि इसमें 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आरंभ में नहीं थे। ये शब्द 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता यही है कि इसे भारत की जनता ने स्वेच्छा से बनाया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था करता है। इसका अर्थ है कि भारत संप्रभु राष्ट्र होगा। वह आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप से संप्रभु होगा। साथ ही इसका यह अर्थ है कि भारत की शासन प्रणाली प्रजातांत्रिक होगी और इस व्यवस्था की अध्यक्षता में कोई राजा अथवा रानी नहीं करेगी, बल्कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति करेगा। बाद में हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अब भारत को संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संप्रभु लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा जाता है। इस 42वें संविधान संशोधन के बाद अब भारत अधिकृत रूप से समाजवादी राज्य हो गया है और यह संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया है। दूसरे में देखें, जनता द्वारा बनाया गया संविधान। हमारा देश का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और इस संविधान सभा को जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है। इस प्रकार यह संविधान अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही बनाया गया है। साथ ही संविधान को प्रस्तावना से पहले वाक्य से ही स्पष्ट किया जाता है कि भारत का संविधान जनता द्वारा निर्मित संविधान है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। तीसरे में देखें, लिखित संविधान।
संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। ब्रिटेन का संविधान आज भी मूलतः दूसरी श्रेणी का है, अर्थात अलिखित है। ब्रिटेन के संविधान को पूरी तरह कभी नहीं बनाया गया, परंतु हमारा संविधान पूरी तरह एक लिखित संविधान है, जिसे संविधान सभा की प्रारूप समिति ने लिखकर तैयार किया था। यह बात अलग है कि प्रत्येक लिखित संविधान के साथ कुछ अलिखित परंपराएं भी चलने लगती है। भारत में उसका अपवाद कैसे हो सकता है? इन अलिखित परंपराओं के बाद भी मूलतः भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसे एक निर्वाचित संविधान सभा ने बाकायदा बनाया है। चौथा, सबसे विस्तृत संविधान। संसार के सभी संविधानों की अपेक्षा भारत का संविधान सबसे विशाल एवं विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, उतने किसी भी देश के संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 7, नेपाल के संविधान में 74, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 146 तथा कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान को इतना विस्तृत बनाने की आवश्यकता पर डॉक्टर MP शर्मा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि भारत की जटिल परिस्थितियों तथा भारतीय जनता की राजनीतिक अनुभवहीनता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यही उचित समझा है कि यह बातें सब स्पष्ट रूप से संविधान में रख दी जाए और कोई खतरा न उठाया जाए। संविधान की विशालता के बारे में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते हैं। एक तो यह है कि संविधान निर्माता जहां तक संभव हो प्रत्येक बात को साफ साफ लिखना चाहते थे ताकि बाद में विवाद न हो। दूसरा यह है कि संविधान में केवल संघीय सरकार का हित नहीं बल्कि राज्य सरकारों की शक्तियों का भी विशद वर्णन है, इसलिए भी संविधान की विशालता बढ़ गई। तीसरा, संविधान में अनेक ऐसी बातों का उल्लेख है जो प्रायः अन्य संविधान में नहीं पाई जाती, जैसे राजकीय नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग, महालेखा परीक्षक तथा महाधिवक्ता आदि। पांचवा देखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान ने स्पष्ट रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। 42वें संविधान संशोधन के पूर्व संविधान में यह नहीं लिखा जाता था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तथापि संविधान का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहेगी तथा शासन किसी भी धर्म में संप्रदाय के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करेगा। इस संबंध में एक प्रसिद्ध विद्वान H.B. कॉमत ने संविधान सभा में यह कहा था कि राज्य का किसी खास धर्म से संबंध नहीं रखने का अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म विरोधी या अधार्मिक होगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो नास्तिक होता है, न ही धर्म विरोधी और न ही अधार्मिक। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संप्रदाय को अपने धर्म का प्रचार करने और अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रारंभ से ही दी गई थी। इसके बावजूद किसी भी प्रकार के संदेह को समाप्त करने के लिए अब 42वें संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। छठवें में देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में शासन प्रणाली की व्यवस्था संविधान के द्वारा संसदात्मक रखी गई है। यह संसदात्मक शासन प्रणाली प्रजातंत्र का श्रेष्ठ रूप है। जैसे कि स्पष्ट कि प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है, अध्यक्षात्मक तथा संसदात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका संबंधी मुख्य कार्य राष्ट्रपति करता है और यह शासन प्रणाली अमेरिका तथा फ्रांस में लागू है, जहां शासन का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति है। संसदात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें शासन का कार्यपालिका संबंधी मुख्य कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। भारत का शासन संविधान के अनुसार संसदात्मक शासन ही है। इसमें मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका है और वह संसद के अधीन है। संसद का मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण होता है और संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे भंग भी कर सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व तथा स्थिरता दोनों पाए जाते हैं। सातवां देखें, सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका। शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। न्याय करने वाले अंग को न्यायपालिका कहते हैं और भारत में वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्यायपालिका संसद या राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। न्यायपालिका की श्रृंखला नीचे से ऊपर तक सीढ़ीनुमा है और अपने शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। इस प्रकार स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होने के कारण हमारे देश की न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा यह भी देखती है कि केंद्रीय सरकार प्रदेश की सरकारों से शक्ति एवं अधिकार न छीन ले। यह सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्यवस्था करता है। परंतु उस न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह ऐसे कानून भी या अधिनियम को रद्द कर सकता है जो संविधान के विपरीत हो, चाहे ये कानून संसद द्वारा बनाए गए हो या किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा। न्यायपालिका का यह महत्वपूर्ण कार्य न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकार। 8वां, भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना है। संविधान के 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों में इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। वे इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा नागरिक अपने अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका शासन को 5 प्रकार के आदेश दे सकती है। उल्लेखनीय है कि संविधान में ऊपरी 6 अधिकारों में अतिरिक्त 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार भी था, परंतु जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था तथा इसे एक सामान्य अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। अब संविधान के इन 6 मौलिक अधिकारों की सूची में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। 9वां, संघात्मक।
संविधान के अनुसार भारत एक संघ राज्य है। संविधान ने इसे संघात्मक रूप दिया है जब सारे देश में केवल एक ही केंद्र से शासन होता था तथा देश में केवल एक ही सरकार होती है तब उसे एकात्मक सरकार कहा जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का शासन है। परंतु जब केंद्र में एक सरकार हो तथा राज्यों में अलग अलग सरकारें हो तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था करते हैं। भारत में दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था है। संविधान के अनुसार भारत में संघात्मक शासन है, यहाँ केंद्रीय सरकार भी है और अलग अलग प्रकार प्रदेशों की अपनी अपनी सरकार भी है और इन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का शानदार विभाजन किया गया है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान ने संघात्मक अवश्य प्रदान की है, परंतु यह व्यवस्था भी कर दी है कि केंद्रीय सरकार प्रदेश की सरकारों से शक्तिशाली रहे, अर्थात केंद्रीय सरकार की तुलना में प्रदेश की सरकारें अधिक शक्तिशाली न रहे, अन्यथा दोनों सरकारों में टकराव की स्थितियां बनती और भारत की एकता पर आंच आती। इसलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान का शरीर संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। यह इसलिए किया गया ताकि भारत की राष्ट्रीय एकता बनी रहे। भारत की यह संघात्मक व्यवस्था अमेरिका, कनाडा या स्विस संविधान की नकल पर आधारित नहीं है, परंतु यह तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक मौलिक व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने एक निर्णय में कहा था, संविधान सभा में परिश्रम से तैयार संविधान किसी पारंपरिक संघात्मक रूप का पालन नहीं करता। 10वां देखें, नीति निर्देशक तत्व। संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता उसमें नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है। संसार के अधिकांश संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, केवल आयरलैंड के संविधान में ही ये तत्व समाविष्ट है। संविधान के 4वें अध्याय में कुछ गांधीवादी, कुछ समाजवादी तथा कुछ उदारवादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया। राज्य बच्चों को उनकी 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देगा। संविधान बनाने वालों को यह आशा व्यक्त की गई कि शासन इन सिद्धांतों का पालन करने का प्रयत्न करेगा, परंतु मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में यह अंतर है कि इन तत्वों का पालन करना न्यायालय के लिए आवश्यक माना गया है या नहीं। परंतु मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में यह अंतर है कि इन तत्वों का पालन करना न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं माना गया है। इसलिए कई विद्वानों की यह भी आलोचना है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में समावेश की आवश्यकता क्या थी, परंतु अब संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया है उसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में कोई मौलिक अधिकार बाधक नहीं होगा। राष्ट्रपति 11वां, औपचारिक शासनाध्यक्ष। संविधान ने भारत को एक गणराज्य घोषित किया है जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक है। प्रारंभ से ही संविधान की भावना राष्ट्रपति को औपचारिक अध्यक्ष बनाने की थी, परंतु 42वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति सभी कार्यमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा। वास्तव में अब राष्ट्रपति महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, अतः वह एक नाम मात्र का औपचारिक शासनाध्यक्ष है। 12वां, मौलिक कर्तव्य। संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई समावेश नहीं था, परंतु बाद में बार बार यह अनुभव किया कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेश होना चाहिए। इसी कारण 1976 में जब संविधान में 42वां संशोधन किया गया तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ दी गई। इस सूची के अनुसार मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है: पहला, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनाए गए आदर्शों का पालन करना। तीसरा, देश की अखंडता तथा संप्रभु का सम्मान करना। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं देश को अर्पित करना। पांचवा, भेदभाव को समाप्त कर व्यक्तियों में बंधुता की भावना का पालन करना। छठा, भारत की संयुक्त संस्कृति का सम्मान करना। सातवां, भारत के जंगलों, झीलों, वन्य पशुओं की रक्षा करना। सुधारों के प्रति वैज्ञानिक और मानवतावादी प्रवृत्ति अपनाना। आठवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। नौवां, हिंसा नहीं करना। 10वां, देश की प्रगति श्रेष्ठता प्राप्त करने के प्रयास करना। 13वीं विशेषता में देखें तो यह न अधिक लचीला और न ही अधिक कठोर संविधान। सरलता से संशोधन किया जा सकने वाले संविधान को लचीला तथा कठिनाई से संशोधन किए जा सकने वाले संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान अत्यंत लचीला संविधान है और अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। भारत का संविधान ना तो अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर संविधान है। भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और कुछ संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है। कुछ विषयों में केवल संसद के बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 सदस्यों तथा राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। 14वां, इकहरी नागरिकता। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता दी गई है। भारत के सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं, जबकि अमेरिका के नागरिक देश के अतिरिक्त अन्य अन्य राज्यों के भी नागरिक होते हैं। इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में इकहरी नागरिकता है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, पूरे भारत के लिए इकहरी नागरिकता है या भारतीय नागरिकता है। 15वां, सारे देश का एक ही संविधान। सारे देश के लिए केवल एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका में विपरीत स्थिति है। अमेरिका में एक केंद्रीय संविधान तो है ही, परंतु उसके साथ ही हर राज्य का अलग अलग संविधान भी है। स्विट्जरलैंड में भी यही व्यवस्था है, परंतु भारत में प्रदेश के अलग अलग संविधान नहीं है। भारत में सारे देश एवं उसके सभी प्रदेशों के लिए केवल एक संविधान ही लागू है। 16वां, संकट काल के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान। भारत में संकट काल उत्पन्न होने के समय संविधान में विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में 3 अवस्थाओं में संकट काल की घोषणा कर सकता है। ये 3 अवस्थाएं इस प्रकार है: 1, जब भारत के किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट जाए।
और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं हो सकता, तब वह उस राज्य में राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। दूसरा, जब देश पर बाहरी आक्रमण हो या आक्रमण होने का खतरा हो अथवा आंतरिक दृष्टि से सशक्त अशांति का खतरा हो। इस संबंध में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आंतरिक संकट काल की घोषणा केवल उसी स्थिति में हो सकती है जब देश में या उसके किसी भाग में सैनिक उपद्रव हो सकता है। तीसरा, जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया हो तब संकटकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है। इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके संविधान के प्रदत्त बहुत अधिक शक्तियों अपने हाथ में ले सकता है। इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कर सकता है। इस प्रकार भारत का संविधान विश्व के अनेक संविधान का अध्ययन करने के पश्चात बनाया गया। इस बात का यह भी ध्यान रखा गया कि भारतीय परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल हो। भारतीय संविधान की आलोचनाएं। भारतीय संविधान की कई विद्वानों ने विभिन्न आलोचना की है, जिसमें से प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, उधार का थैला या कैंची और गोद का खिलवाड़। भारतीय संविधान की प्रमुख रूप से इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह संविधान मौलिक नहीं है, यह विभिन्न देशों से संविधानों से लिया गया है। उधार का थैला है, यह केवल कैंची या गोंद का खिलवाड़ है। विश्व के विभिन्न संविधानों से अनेक व्यवस्थाएं लेकर उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इस प्रकार यह एक उधार का कोष है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान की संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अमेरिका और कनाडा से संघीय व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था को लिया गया है। अतः इस संबंध में श्री हनुमंतैया ने आलोचना करते हुए कहा है कि हम वीणा और सितार के संगीत की अपेक्षा करते थे, परंतु हमें ब्रिटिश बैंड की धुनें प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो 1935 के एक्ट से जो कि त्यों उठाकर रख दी गई। इस आलोचना के संदर्भ में BN राव का कहना है कि यदि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों की बातों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल दिया गया तो इसे किसी भी प्रकार भारतीय संविधान का दोष नहीं कहा जा सकता। अधिकांश आधुनिक संविधानों में दूसरे देशों के संविधान का लाभ उठाया जाता है। दूसरे देशों में अनुभव या स्वयं के विगत अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धिमत्ता का मार्ग है। भारतीय संविधान निर्माता का उद्देश्य मौलिक संविधान का निर्माण कर अपनी विद्वत्ता की धाक जमाना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य तो एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो भारतीय संविधान के अनुकूल हो। इसलिए विभिन्न देशों से संवैधानिक अनुभवों को लाभ उठाते हुए भारतीय परिस्थिति के अनुसार अपने संविधान का निर्माण किया। इस संबंध में ऑस्टिन का यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विदेशी धातु को भारतीय सिक्कों के कुशलतापूर्वक ढाला है। दूसरा, वकीलों के लिए स्वर्ग। भारतीय संविधान इतना विस्तृत तथा जटिल है कि आलोचकों के अनुसार यह मुकदमेबाजी के लिए एक उपजाऊ भूमि को तैयार करता है। इसके विस्तार तथा जटिलता को वकीलों का षड्यंत्र या वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान को तैयार करने वाले अधिकांश लोग कानूनवेत्ता वकील ही थे। तीसरा, भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल। भारतीय संविधान की आलोचना कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की है कि इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान तथा राज्य व्यवस्था का समावेश नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जानबूझकर गांधीवादी सिद्धांतों की आलोचना की है। साथ ही ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि संविधान में वर्णित आदर्शों का भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतः इसके क्रियान्वित होने की यह विघटित हो जाएगा। उपर्युक्त भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्वास था कि भारतीय ग्राम स्थानीयवाद के द्वार है, अनभिज्ञता की गुफाएं हैं और संप्रदायवाद तथा संकीर्णवाद के द्योतक है। चौथा, अन्य प्रावधानों की आलोचनाएं। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनकी आलोचनाएं की जाती है। पहला, भारतीय संविधान केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इतने अपवादों तथा मान्यताओं को लागू दिया गया है कि वे प्रभावहीन प्रतीत होते हैं। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। KT शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया। मूल्यांकन देखें, भारतीय संविधान की गई उपर्युक्त आलोचना निराधार नहीं है, फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान में परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। भारतीय संविधान की क्रियान्वयन के संबंध में विधि वेत्ता नाना पालकीवाला का मत है कि संविधान असफल नहीं रहा, संविधान राजनीतिकों के कारण असफल हुआ है। मेरा तो सवाल यह है कि क्या हम संविधान के योग्य भी हैं? सही जवाब यह है कि हम इतने इस काबिल ही नहीं है। हमारा संविधान अन्य किसी भी संविधान से कम नहीं, मगर राजनीतिकों के दिवालियेपन के कारण संविधान की निरंतर दुर्गति हो रही है।